हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी प्री के लिए इकोनॉमिक्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इनइक्वालिटी इन एन इकोनॉमी। भाई बोल रहा है कि इनकम और इनइक्वालिटी के बीच में इनमें से कौन सा कर्व रिलेशन बताता है, तो उसका आंसर है लॉरेंस कर्व। सो लॉरेंस कर्व बताता है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या इनइक्वालिटी बढ़ रही है, नहीं है। तो अगर वो रिलेशन देखना है तो आपको कौन से कर्व को देखना पड़ेगा? दैट इज लॉरेंस कर्व। अब यहां पर 3 कर्व और दिए, फिलिप, लफार और कूजनेट। जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। फिलिप कर्व क्या बताता? तो फिलिप कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इट सेज इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और अगर इन्फ्लेशन घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। बोले कैसे? बोले सिंपल, आप ग्राफ बना दो। एक यहां पर मैं क्या डाल देता हूं? बोले इन्फ्लेशन लेवल डाल देता हूं, और यहां पर मैं क्या डाल देता हूं? दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखना, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, व्हाट डज इट मीन? कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ज्यादा डिमांड कर रहे हैं मतलब ज्यादा प्रोडक्शन मतलब कंपनीज को ज्यादा लोगों की जरूरत है, और ज्यादा लोगों की जरूरत है तो ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। सो इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। क्यों? जब इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई कम होगी, तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कंपनीज अब लोगों को बाहर कर देंगी कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, और लोगों को बाहर किया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। सो फिलिप कर्व क्या बताता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट कर्व क्या है? लफार कर्व। लफार कर्व को हमने कल भी देख लिया था, इसलिए आज इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, कि अगर गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाएगी तो कितनी रेवेन्यू वसूल करेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर टैक्स रेट 0 है तो गवर्नमेंट के पास 0 रुपए आएगा, लेकिन अगर टैक्स रेट 100% है तब भी गवर्नमेंट के पास 0 आएगा, क्योंकि अगर टैक्स रेट को 100% कर दिया जाएगा देन नोबडी इज विलिंग टू वर्क एंड गवर्नमेंट विल गेट 0 रुपीज एज रेवेन्यू। तो ये रिलेशन कहां पता चलता है? लफार कर्व में। लॉरेंस कर्व मैंने बता दिया, इनकम और इनइक्वालिटी के बीच में ये रिलेशन बताता है। लास्ट कर्व हमारा क्या है? दैट इज कूजनेट कर्व, जिसको बोला जाता है एनवायरमेंटल कूजनेट कर्व। अब ये एनवायरमेंटल कूजनेट कर्व क्या है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट आपके यहां कितना है, विद एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, विद एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? देखते हैं क्या है ये कर्व, क्या बताता है। ये कर्व बताता है कि अगर लेवल ऑफ डेवलपमेंट बढ़ता है तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन पे क्या इंपैक्ट आता है। भाई पहले बताता, मान लो एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज, दे हैव लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, सो वहां पर पॉल्यूशन भी कम है। व्हाई? क्योंकि वो लोग ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह करते नहीं, उनके यहाँ ज्यादा फैक्ट्रीज वगैरह है नहीं, अभी भी ओल्ड लाइफस्टाइल पे चल रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, सो बोले पॉल्यूशन कम है। धीरे धीरे कंट्री क्या हो रही है? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की तरफ बढ़ रही है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट लेवल बढ़ेगा, अब वो लोग भी कोयला वोयला जला के बिजली पैदा करेंगे, बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लगाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो रही है। सो धीरे धीरे क्या होगा? पॉल्यूशन बढ़ेगा। बढ़ते 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 एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट तक जब वो पहुंच जाएंगे, जब उनको लगेगा ठीक है अब बहुत डेवलपमेंट हो गया, बहुत पैसा आ गया, अब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, रिवर्स बहुत ज्यादा गंदी हो गई, अब वो धीरे धीरे क्या आ जाएंगे? जब जैसे जैसे डेवलपमेंट अब बढ़ेगा, सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब वो लोग एनवायरमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे, बोलेंगे हम नदियां बहुत गंदी हो गई, अब इनको क्लीन करेंगे। सो इंडिया इज समवॉट हेयर इन द प्रेजेंट सिचुएशन। चाइना कहां है? बोले चाइना थोड़ा इधर आ चुका है, इसलिए वो नदी वदी साफ कर लिए, और बाकी इंग्लैंड वगैरह जो पहले इंडिया की जगह पर हुआ करते थे वो आज यहां आ चुके हैं। सो पहले लंदन में जो थेम्स रिवर थी वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉल्यूटेड रिवर थी, लेकिन आज वो वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि आज इंग्लैंड में लेवल ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने एनवायरमेंट के ऊपर वर्क किया है, जिसके कारण उनका एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम हो गया। सो ये रिलेशन कौन बताता है? एनवायरमेंटल कूजनेट कर्व। चारों कर्व आपको समझ में आएंगे, चारों इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज डू फॉर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बोले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनमें से कौन कौन है? तो भाई हमको पता है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो बिल्कुल चारों के चारों होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अगर आपके पास लैंड है, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मींस दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग। प्रोडक्शन ऑफ समथिंग मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने लैंड दिया है तो बदले में आपको क्या मिलता है? तो यू विल गेट रेंट। अगर आपने लेबर दिया है तो बदले में आपको मिलती वेजेस या फिर सैलरीज। अगर आपने कैपिटल प्रोवाइड किया, पैसा लगाया, तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट। और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्राइज हो, तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले मिलती है फैक्टर सर्विसेज, और उसके बदले आपको ये पेमेंट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल देम फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? फैक्टर पेमेंट्स। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले आपको क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, दैट इज 1 2 3 एंड 4। इजी था।
लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज दैट आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बदले में मिलेगा फैक्टर पेमेंट दैट इज रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। काफी इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल केबीसी का 1000 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 किसके बारे में, विद रेफरेंस टू होलसेल प्राइस इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डब्ल्यूपीआई के ऊपर क्वेश्चन है। डब्ल्यूपीआई को समझने के पहले एक बार समझ लेते हैं व्हाट इज दिस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब मान लो मैं मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करता हूं, मैं पेन यूज करता हूं, वॉच यूज करता हूं, क्लॉथ्स यूज करता हूं, माइक यूज करता हूं, कैमरा यूज करता हूं, टीवी यूज करता हूं, बाइक चलाता हूं, पेट्रोल डलाता हूं। अगर किसी एक चीज का या दो चीज के प्राइस बढ़ गए, फॉर एग्जांपल पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो मैं बोलूंगा क्या इन्फ्लेशन आ गया? आंसर इज नो, क्योंकि वो तो क्या है, जनरल प्राइस राइज है सिर्फ एक आइटम का। लेकिन अगर सारे आइटम के प्राइस बढ़ जाए, दैट इज जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटीज, देन वी विल कॉल इट इन्फ्लेशन। अगर मेजॉरिटी ऑफ द कमोडिटीज के प्राइस बढ़ गए तो हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई है। अब इन्फ्लेशन को मेजर दो तरीके से किया जाता है, एक को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब डब्ल्यूपीआई का मतलब क्या होता है? मतलब होलसेल लेवल पे जब हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर लेवल पे करते हैं तो बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर हम इन्फ्लेशन सिर्फ किस में मेजर करते हैं? गुड्स ओनली में। और सीपीआई में गुड्स एज वेल एज सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड। तो ध्यान रखने वाली बात यह है। अब डब्ल्यूपीआई के लिए मैंने यहाँ पर एक स्लाइड बना रखी है, जल्दी से देख लेते हैं। डब्ल्यूपीआई आपको देख रहा होगा मंडी वगैरह, मतलब होलसेल में काम हो रहा है, और सीपीआई में रिटेल में काम हो रहा है। जब भी मुझे डब्ल्यूपीआई को मेजर करना है तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस एक क्वेश्चन से मैं आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। डब्ल्यूपीआई में टोटल कितने आइटम्स होते हैं? तो बोले देयर आर 697 आइटम्स। कितने आइटम है? बोले टोटल 697। बोले इन्फ्लेशन मेजर कैसे करोगे? बोले पूरे 697, 697 मींस अराउंड 700 आइटम को एक बॉक्स में रखो, उनकी कॉस्ट निकालो। बोले 11-12 में उनकी कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपीज, दैट इज बेस ईयर या रेफरेंस ईयर। बोले वही बॉक्स की कीमत अगर वही आइटम आज खरीदोगे तो कितने के आ रहे हैं? बोले 110 रुपीज। व्हाट डज इट मीन? देयर इज एन इन्फ्लेशन ऑफ 10 रुपीज, दैट इज 10%। ध्यान रहेगा। अब अगर मैं इन सारे आइटम्स का इन्फ्लेशन निकालता हूं, सारे आइटम्स को लिया और उनका बॉक्स की कीमत देखिए, बोले 10% बढ़ गई, सबको मेजर करा तो बोले दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब बोले आइटम्स बहुत ज्यादा है, दैट आर 697 इन नंबर, सो बोले इनको क्या करो? कैटेगराइज करो इनटू 3 कैटेगरीज, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। प्राइमरी आर्टिकल में दो चीजें आती हैं, फूड एज वेल एज मिनरल। यहां पर फूड कैसा है? बोले रॉ फूड है। रॉ फूड बोले तो जैसे पैडी, राइस, व्हीट, ये सब क्या है? सीरियल्स, कच्चा अनाज। बोले वो कहां है? फूड एंड मिनरल्स में। सो प्राइमरी आर्टिकल्स को वेटेज दिया गया, कितना वेटेज दिया गया? फूड को दिया गया 15.3, फूड मतलब कौन सा? रॉ फूड। और मिनरल्स को दिया गया 7.3%। ध्यान रहेगा। फिर नेक्स्ट है फ्यूल एंड पावर, दैट इज वोलाटाइल। बोले फ्यूल एंड पावर भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसका भी होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन निकालना जरूरी है। सो बोले एलपीजी को कितना वेटेज दिया गया? बहुत कम, 0.6। पेट्रोल एंड डीजल 4.7 एंड अदर्स इंक्लूड 7.9%। फिर बोले मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट दैट आर प्रोसेस्ड। बोले मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को कितना वेटेज दिया गया? 64.2। तो हाईएस्ट वेटेज इज गिवन टू द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ये भी ध्यान रखना है। उसमें भी फूड है, लेकिन ये फूड कौन सा है? ये कच्चा फूड नहीं है। बोले अब गेहूं नहीं है, गेहूं का बिस्किट बन चुका है। बोले अब दूध नहीं है, दूध का क्या बन चुका है? डेयरी मिल्क बन चुकी है। तो ये चीज ध्यान रखना है, डेयरी मिल्क। आलू नहीं है, अब चिप्स बन चुके हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड आइटम है। तो फूड दो जगह, प्राइमरी आर्टिकल्स में भी है और मैन्युफैक्चर्ड में भी है। तो फूड का दो जगह वेटेज है, यहां पर 15.3, यहां पर 9.1। और अदर्स इंक्लूड एवरीथिंग एल्स, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, मोबाइल फोन, वॉचेस, क्लोथ्स, जो भी चीज आप यूज करते हो दैट कम्स अंडर अदर्स कैटेगरी, और जिसका वेटेज कितना है? 55.1%। अब देखना, अगर मैं पूरे 697 आइटम्स विच इंक्लूड्स प्राइमरी, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, सब पे इन्फ्लेशन मेजर करता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं? डब्ल्यूपीआई हेडलाइन, बिकॉज 100% ऑल द आइटम्स आर इंक्लूडेड। अगर मैं सिर्फ फूड का इन्फ्लेशन मेजर करता हूं तो फूड दो जगह, एक यहां पर दिया हुआ है प्राइमरी आर्टिकल्स में 15.3, एक मैन्युफैक्चर्ड में दिया हुआ 9.1। तो इसका टोटल मैं समेशन करता हूं दैट इज 24.4, मतलब अराउंड 25%। सो इसको मैं बोलता हूं डब्ल्यूपीआई फूड, कि मैं फूड का सिर्फ क्या कर रहा हूं? इन्फ्लेशन मेजर कर रहा हूं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर दो आइटम ऐसे हैं दैट आर वेरी वोलाटाइल। वन इज फूड, तो एक है फूड, और फूड यहां पर भी दिया हुआ है, तो फूड इज वेरी वोलाटाइल, प्लस फ्यूल एंड पावर, दिस इज ऑल्सो वोलाटाइल। सो अगर मैं हेडलाइन में से वोलाटाइल को हटा देता हूं, सो आई विल अराइव एट द डब्ल्यूपीआई कोर। कोर मतलब वो आइटम जो स्टेबल है। भाई देखना, यहां पे मैं इसको पहले रब कर देता हूं। फूड हर साल उसकी कॉस्ट वेरी करती है। क्यों? बोले एरेटिक रेनफॉल हो गई, मानसून फेल हो गया, मानसून ज्यादा आ गया, कम आ गया, ड्रॉट पड़ गई, फ्लड आ गई, प्राइस बढ़ गए, है ना, शॉर्ट हो गए। फ्यूल एंड पावर, मोस्टली वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, तो यहां पर भी हमारा बस नहीं चलता। सो फूड एंड फ्यूल एंड पावर आर वेरी वोलाटाइल। सो अगर मैं सारे हेडलाइन में से
वोलेटाइल वालों को घटा देता हूं तो मैं किस पे आ जाता हूं, WPI कोर, दैट आर स्टेबल आइटम्स। और हम नॉन कोर के लिए मेजर नहीं करते हैं WPI को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बड़ा इजी था WPI। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गलती से मैंने आपको आंसर दिखा दिया, बट डोंट वरी, you will easily solve this question. With reference to wholesale price index, consider the following statements. Mandi price of agricultural commodities are taken into account while calculating WPI. Yes, mandi price means wholesale price are taken into account. बिल्कुल बात सही है। और agricultural commodity मतलब फूड में वो आता है, 9.1% वेटेज लेके बैठा है। आंसर इज यस। WPI बास्केट डज नॉट कवर सर्विसेज, क्या उसमें सर्विसेज नहीं होती? मैंने यहां पर भी लिखा है WPI कवर्स ओनली गुड्स एंड नॉट सर्विसेज, इसलिए WPI इज नॉट द एक्यूरेट मेजर ऑफ मेजरिंग द इन्फ्लेशन। बोले सर्विसेज में क्या इन्फ्लेशन हुआ वो ये मेजर कर ही नहीं पाएगा। सो WPI बास्केट डज नॉट कवर सर्विसेज, आंसर इज यस। सो कौन से स्टेटमेंट सही होगा यहाँ पर? सी, दैट इज बोथ 1 and 2। आई होप आप ये सारी चीजें समझे होंगे। WPI क्या है, CPI कभी आने वाली क्लास में उस पर जब क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन को कल हमने किया था। क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकोनॉमी एंड द कॉन्सिक्वेंस इंक्रीज इन GDP। बिल्कुल बात सही है, हमने कल भी देखा था। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या बोलता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे और उससे कितना आउटपुट को इंक्रीज कर दोगे, राइट। अगर मान लो मैंने 10 रुपए मेरी फैक्ट्री में लगाए, जिसके कारण मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन 1 रुपए से बढ़ गया, व्हाट डज इट मीन? मेरा ICUR क्या है इस केस में? 10। अब दूसरा केस है कि मान लो किसी और की भी फैक्ट्री थी, उसने 15 रुपए लगाए, तब जाके उसका आउटपुट 1 रुपए से बढ़ा, तो उसका ICUR क्या है? 15। देखा जाए तो जो दूसरा वाला है उसने ज्यादा पैसा लगाया, तब जाके वो मेरे बराबर क्या कर पाया, आउटपुट को इंक्रीज। इट मींस ही इज इनएफिशिएंट। वो क्या है? इनएफिशिएंट है। तो ज्यादा ICUR का होना बुरा है। मोर ICUR वैल्यू शोज इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। तो पहले देख लेते हैं इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकोनॉमी एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन GDP। बिल्कुल बात सही है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे रहा है। स्टेटमेंट 2 देखो, लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो शोज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। बिल्कुल, लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो, बिल्कुल अगर ये लोअर है देन इट इज गुड, ज्यादा है देन इट इज बैड। तो ये बात भी सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? सो बोथ आर करेक्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर अकाउंटेड इन द GDP ऑफ इंडिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP पे क्वेश्चन है। कल भी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी। GDP की डेफिनेशन क्या? इट इज द मार्केट वैल्यू। सो सबसे पहले वैल्यू क्या होना चाहिए? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट मत करना वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी। ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड। प्रोड्यूस इन अ ईयर, जिस साल की GDP निकालना उसी साल के में प्रोडक्शन होना चाहिए। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब भारत के अंदर निर्माण होना चाहिए। सो रतन टाटा अगर इंग्लैंड में कार बनाता तो उसको भारत की GDP में काउंट नहीं करेंगे, और शाओमी वाला जो भारत में मोबाइल फोन बनाता तो उसको भारत की GDP में काउंट करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर अकाउंटेड इन GDP ऑफ इंडिया? सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेन सिटीजन इन इंडिया। बिल्कुल, भले ही फॉरेन सिटीजन है, शाओमी वाला है, उसने कुछ सर्विसेज दी, उसने GDP में कंट्रीब्यूशन करा, लेकिन उसने कहां काम करा? विद इन द टेरिटरी। तो यस, इट विल बी काउंटेड इन GDP ऑफ इंडिया। सर्विसेज रेंडर्ड बाय इंडियन सिटीजन इन फॉरेन कंट्री, तो वो तो फॉरेन की कंट्री की GDP में काउंट होगा, तो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। इनकम अर्नड बाय MNC इन इंडिया, हाँ अगर उसने इनकम यहां अर्न करी है तो इनकम अर्न करी, इसका मतलब उसने GDP में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करा, और कहां अर्न करी? इंडिया, तो हम उसको GDP में काउंट करेंगे। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, और वो कहां दिया हुआ है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके पहले दोस्तों बता देता हूं, अगर आप लोग भी UPSC या MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो परसिवरेंस IAS की ऐप के ऊपर मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस दैट इज एट 4500 रुपीज ओनली आपके लिए 1 ईयर वैलिडिटी के साथ कोर्स अवेलेबल है, जिसमें प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी दे रहा हूं मैं। WPI में 697 आइटम थे, CPI में कितने आइटम्स हैं जल्दी से वो बताना है, क्या उसका भी कैटेगराइजेशन किया है, और हाउसिंग रेंट में WPI और CPI में क्या डिफरेंस है, कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को बताना, सब लोगों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP पे क्वेश्चन है। अब देखो हम बार बार GDP तो निकालना हम लोगों ने सीख लिया था कल, GDP से हम लोग बार बार ये NNP पे क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू NCERT। सो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो G से N पे जाना, सो ग्रॉस से नेट पे कैसे जाओगे? सो बोले माइनस कर दो डेप्रीशिएशन, है ना।
डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाओगे, तो बोले क्या माइनस कर दो, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दो, और प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है, ये चीज हो गई। तो हम लोगों को पता है कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेट नेशनल प्रोडक्ट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, सिर्फ डेप्रिसिएशन हटाने की जरूरत है, क्योंकि जीडीपी नहीं दे रहा, ये बोल रहा है जीएनपी है, और जीएनपी से कहां जाना है आपको, एनएनपी पे जाना है। तो देखो एनपी तो दोनों जगह सेम है, और ग्रॉस से नेट पे कैसे जाओगे, माइनस डेप्रिसिएशन करके, तो बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज द नेशनल इनकम, नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। तो यहां पर ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री के कॉस्ट पर देखना है, मार्केट में तो उस पर टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं, तो वो टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करना है। सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज 1 ओनली। और ये फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस माइनस करना है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल इनकम पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करना है। सो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब रतन टाटा ने बाहर से कितना कमाया प्लस शाओमी वाले ने भारत में कितना कमाया, इनका ओवरऑल समेशन लो। वैसे इंडिया के केस में हमेशा नेगेटिव आता है, क्योंकि विदेशी भारत से ज्यादा कमाते हैं और भारतीय विदेश में कम कमाते हैं। रेमिटेंसेस को हम लोग यहां पर ऐड करेंगे, समझ में आया, क्योंकि हमारे भारत के लोग जो भारत में कमाते हैं वो भारत में पैसा भेज देते हैं। उस पे भी हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, कीनीशियन रिजेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल स्टिमुलस इन रिवाइविंग द मार्केट। अब भाई कीनीशियन इकोनॉमिस्ट पे क्वेश्चन है, जॉन मेनार्ड कीनीस के ऊपर क्वेश्चन है। हम लोगों ने कल भी देखा था कि पहले किसकी थ्योरी चलती थी, 1929 के पहले एडम स्मिथ की थ्योरी चलती थी, और उसने कौन सी थ्योरी दी थी, तो आप लोग बोलोगे क्लासिकल थ्योरी दी थी। क्लासिकल थ्योरी बात करती है इनविजिबल हैंड के बारे में। इनविजिबल हैंड मतलब क्लासिकल थ्योरी ये बोलती है कि मार्केट को डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दो, डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दो, एंड देयर शुड बी नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट मतलब नॉन इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये बोलता है कि सबको अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे वर्क करना है। व्हेन एवरीबॉडी विल वर्क इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट देन इकोनॉमी विल ग्रो ऑटोमेटिकली, दैट इज इनविजिबल हैंड विल वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। लेकिन 1929 में क्या आ गया था, तो हम लोगों ने कल भी देखा था, देयर वाज ग्रेट डिप्रेशन इन यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज। ग्रेट डिप्रेशन वाज अ टाइम पीरियड इन 1929 व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रोज फ्रॉम 3% टू 25%। उसके पहले तो ये लोग किसको फॉलो कर रहे थे, एडम स्मिथ। तो सरकार यहां पर कुछ भी कर पाई कि अनएम्प्लॉयमेंट को संभालने के लिए नहीं। सो उसके बाद से एडम स्मिथ की थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। वैसे एडम स्मिथ कैपिटलिस्ट के सपोर्टर थे, लेकिन जो नेक्स्ट सपोर्टर आया जिसको बोला जाता है जॉन मेनार्ड कीनीस, सो जेएम कीनीस, उन्होंने भी यही बोला कि भाई कैपिटलिस्ट इज बेस्ट सिस्टम, लेकिन यहां पर अगर वर्स्ट सिचुएशन आती है देन गवर्नमेंट मस्ट इंटरफेयर। तो बोले गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना जरूरी हो जाता है, और गवर्नमेंट ऐसे केसेस में क्या करेगी, बोले इंटरवेंशन करेगी और मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी। सो कीनीशियन एक्सेप्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल स्टिमुलस इन रिवाइविंग द मार्केट। सो बोले अगर मार्केट गिर गया देन गवर्नमेंट विल स्पेंड मोर सो दैट मार्केट कैन रिवाइव इटसेल्फ। सो रिजेक्ट नहीं करती है, इट एक्सेप्ट। अगर यहां पर इसको मुझे चेंज करना है तो हाँ, एडम स्मिथ रिजेक्ट द इफेक्टिवनेस, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कीनीशियन बिलीव दैट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स सोलिली ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्या जॉन मेनार्ड कीनीस ये बोलता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ये तो एडम स्मिथ बोलता है। जॉन मेनार्ड कीनीस बोलता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इमोशंस पे भी डिपेंड करता है, अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, कंट्री के डेवलपमेंट पे भी, कंट्री पे भी, गवर्नमेंट पे भी, बहुत सारे फैक्टर साथ में वर्क करते हैं, तब जाके आदमी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन था काफी। कीनीशियन बिलीव दैट investment does not depend solely on the rate of interest but on various factors such as investor expectation, market condition, return on capital, etc etc। ध्यान रहेगा। कीनीशियन इकोनॉमी क्या बोलते हैं, दे सपोर्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस role of government should also be there, not only private sector will play the game, government should also interfere but rarely। ध्यान रखना ये चीज आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन जॉन मेनार्ड कीनीस के ऊपर ही क्वेश्चन है। एज पर कीनीशियन व्यू ऑफ इकोनॉमी अ सरप्लस गवर्नमेंट बजट इज नॉट सुटेबल। क्या बोल रहा है, अ सरप्लस गवर्नमेंट बजट इज नॉट सुटेबल ड्यूरिंग अ फेज ऑफ। बोले सरप्लस गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट विल स्पेंड मोर, जब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्चा करती है, सो वी विल कॉल इट सरप्लस बजट, है ना। तो सरप्लस बजट कब नहीं होना चाहिए, तो देखो इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक बूम, इकोनॉमिक डिप्रेशन।
तो देखो बूम पीरियड हमने कल भी देखा था कि इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, कभी बूम में रहती है, फिर बस्ट में, फिर बूम में, फिर बस्ट में। जब इकोनॉमी बूम पीरियड में रहती है, सो वी विल कॉल इट ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी। हम इसको क्या बोल रहे थे कल? ओवर हीटिंग। बोले इकोनॉमी हीटेड हो गई है, क्यों? बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ डिमांड, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसके कारण इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है, डिमांड हाई है, तो बोले इकोनॉमी क्या है? बूम में चल रही है। डिमांड हाई है तो बोले प्रोडक्शन भी हाई है, प्रोडक्शन हाई है सो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है? कम है। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन बूम के बाद इकोनॉमी कहाँ जाती है? बस्ट में जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन में भी जाती है। डिप्रेशन में क्या होता है? डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा है। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो अब क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना है? सो गवर्नमेंट को इस डिमांड को रिवाइव करना पड़ेगा, डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। और जब डिमांड को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट डिमांड को कैसे बढ़ाएगी? थ्रू सरप्लस बजट। मतलब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा मार्केट में पंप करेगी सो दैट डिमांड कैन बी इंक्रीज। वो ऐसे मेजर्स लेगी जिससे डिमांड को बढ़ाया जा सके। इंटरेस्ट रेट कम करवाएगी, सेंट्रल बैंक को बोलेगी लोन सस्ते में दिलवाओ लोगों को, सो दैट डिमांड कैन बी इंक्रीज। सो यहां पर कीनीशियन व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, सरप्लस गवर्नमेंट बजट इज नॉट सुटेबल ड्यूरिंग द फेस ऑफ इकोनॉमिक बूम। इकोनॉमिक रिकवरी, बोले अभी तो वैसे ही मरे में है, तो बोले क्या है? बोले इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। देखो इकोनॉमिक डिप्रेशन, डिप्रेशन में सरप्लस बजट लाएंगे क्या? वेट मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मेरे को एक बार पढ़ लेने दो। सरप्लस गवर्नमेंट बजट इज नॉट सुटेबल फॉर, तो देखो सरप्लस बजट कहां पर लाया जाएगा? सरप्लस बजट तो यहां पर लाया जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा सरप्लस बजट कहां सुटेबल नहीं है, तो वो बूम में सुटेबल नहीं है। तो बात बिल्कुल सही करी मैंने, तो वो बूम के पीरियड में नहीं लाया जाएगा। तो 2 ओनली इज द आंसर। सो आंसर हो जाएगा यहां पर डी, बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। समझ में आ गया होगा, डोंट वरी, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ था, खाली रीड करने में दिक्कत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट, अगेन क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी? बोले एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ किसके बारे में बात करते हैं? सो ही टॉक्स अबाउट द इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड मतलब वो क्या बोलते हैं भाई? मार्केट को आप किस पे छोड़ दो? डिमांड सप्लाई के लॉ पे छोड़ दो, इट विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली। तो वो उसको क्या बोलते हैं? ही कॉल्स इट इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट, है ना। मार्केट फोर्सेस विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई एंड देयर शुड बी नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये कौन बोलते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट। उसके बाद जॉन मेनार्ड कीनीस आया था आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, उसको क्या बोलते हैं? नियो क्लासिकल थॉट। बोथ आर द सपोर्टर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लेकिन जॉन मेनार्ड कीनीस बोलते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं होना चाहिए, बोले कैपिटलिस्ट होना चाहिए। लेकिन एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं होना चाहिए, कौन सी होना चाहिए? कैपिटलिस्ट। लेकिन जॉन मेनार्ड कीनीस बोलते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट की तरफ आप झुकाव तो रखो, बट इकोनॉमी शुड बी मिक्स्ड। बोले वहां पर गवर्नमेंट का रोल भी होना चाहिए, वो फिस्कल स्टिमुलस वगैरह दे पाए इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन। देख लेते हैं अब क्या बोल रहा है। एज पर क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट, मार्केट फंक्शन बेस्ट विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यस, इसलिए इसको नॉन इंटरवेनिस्ट अप्रोच भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि रोल ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहता, ये चाहता मार्केट अपने आप सारी चीजों को बैलेंस कर ले और इनविजिबल हैंड की बात करता। तो बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? इफ द बायर एंड सेलर इन ईच मार्केट टेक देयर डिसीजन फॉलोइंग ओनली देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, मार्केट विल कोलैप्स। भाई जॉन मेनार्ड कीनीस ने क्या बताया था कि बोले इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? बोले हाउ द इकोनॉमी विल ग्रो। तो बोले मैं बताता हूं। उन्होंने बोला उसका सिंपल तरीका है दैट एवरीवन, सारे लोगों को क्या करना चाहिए? एवरीवन शुड वर्क फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। बोले अपने अपने ऊपर काम करो। अगर हर आदमी, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं मेरे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सामने वाला उसके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो क्या होगा? हर आदमी अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर वर्क करेगा, देन इकोनॉमी एज अ होल विल ऑल्सो ग्रो। तो बोले इकोनॉमी खुद भी क्या हो जाएगी? ग्रो। सो बोले इंडिविजुअल कंसेप्ट को यूज करके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बताना चाहते हैं। तो बोलते हैं अगर बायर और सेलर हर मार्केट में सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर डिसीजन लेंगे तो मार्केट कभी कोलैप्स करेगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज मार्केट विल आल्सो ग्रो। तो यहां पर बोल रहा मार्केट विल कोलैप्स, मार्केट विल नॉट कोलैप्स अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ। तो ये बात क्या हो जाएगी? यहां पर गलत हो जाएगी। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली वन इज करेक्ट। ओनली वन कहां पर दिया हुआ है? ए में दिया हुआ। सो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज वन ओनली। इजी क्वेश्चन था, है ना। यहां पर मैंने आराम से उसका वो दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज एडम स्मिथ की क्लासिकल थॉट को बोला जाता है नॉन इंटरवेंशनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, देखो। एडम स्मिथ तो बोलता गवर्नमेंट का रोल होना ही नहीं चाहिए, बोले वो टैक्स वगैरह ज्यादा लगाए वो तो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जॉन मेनार्ड कीनीस बोलता है दैट इज न्यू क्लासिकल थ्योरी। वो बोलती कभी कभी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। जैसे ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई थी। ग्रेट डिप्रेशन के समय गवर्नमेंट ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन सब 2008 में डिप्रेशन आया, अभी कोविड के समय डिप्रेशन आया, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए। क्यों लिए? बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी। गवर्नमेंट हैव यूज द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ जॉन मेनार्ड कीनीस। कोविड में क्या हुआ भाई? कोविड में हुआ ये कि बोले अचानक से डिमांड क्या हो गई? गिर गई। अब डिमांड गिर गई, डिमांड गिर जाएगी तो क्या होगा? जल्दी से बताना।
अगर डिमांड गिर जाएगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो कंपनी कोई चीज़ों को क्यों बनाएगी? अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो अब लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो कंपनीज लोगों को बाहर कर देंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कोविड में तो यही हो रहा था कि डिमांड गिर गई, प्रोडक्शन गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इस केस में गवर्नमेंट क्या इंटरफेयर नहीं करेगी? गवर्नमेंट विल डेफिनेटली इंटरफेयर। और गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करेगी? गवर्नमेंट विल ट्राई टू बूस्ट अप द डिमांड। बोले डिमांड को कैसे बढ़ाएगी? सो बोले गवर्नमेंट खुद से अब क्या करना शुरू कर देगी? एक्सपेंडिचर करेगी। टैक्सेस को कैसा कर देगी? कम कर देगी, है ना। इंटरेस्ट में लोन वगैरह जो लगता है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको क्या करेगी? कम करेगी। तो ये क्या कर रही है? फिस्कल स्टिमुलस दे रही है सो दैट डिमांड कैन बी इंक्रीज। डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है दो टाइप से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पर मैंने एक प्रोग्रेसिव वर्ड यूज करा तो उसका मीनिंग बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। गवर्नमेंट दो तरीके से आपसे टैक्स के थ्रू पैसा ले सकती है। वो नॉन टैक्स के थ्रू भी ले सकती है। नॉन टैक्स से कैसा पैसा लेती है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विसेज, फॉर एग्जांपल रेलवे, ओके, बीएसएनएल, कोल इंडिया है, कोयला वोयला बेच देता है, पोस्ट ऑफिस है, थर्मल पावर प्लांट है। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पीएसयूज भी हैं जो वर्क करती हैं, वहां से भी वो पैसा लेती है, लेकिन वो टैक्स लगा के पैसा नहीं लेती, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इंटर्न आपसे पैसा लेती है। एक तरीका और है गवर्नमेंट की इनकम का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं टैक्स। टैक्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स और एक को हम बोलते हैं वी कॉल इट इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं तो देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट कैसे पैसा वसूलती है। सो डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट दो तरीके से डायरेक्ट टैक्स को लगा सकती है। तो डायरेक्ट टैक्स को दो तरीके से लगाने का तरीका है, एक को बोलते हैं वी कॉल इट प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। दूसरा रहता है रिग्रेसिव, क्या बोलते हैं उसको हम? वी कॉल इट रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। अब प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपकी इनकम 0 से 5 लाख है, कितनी है? 0 से 5 लाख है, तो आप पे टैक्स कितना लगेगा? बोले फ्लैट 10% लगेगा। अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख है तो आपके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? बोले 20% लगेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, अबव है, तो आपके ऊपर फ्लैट टैक्स कितना लगेगा? बोले 35%। अब इसका मतलब क्या है? देखना, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप पे टैक्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यही बता रहा है कि अगर आपकी 5 से 10 लाख है आप कम टैक्स देना, 5 से 10 लाख है और ज्यादा टैक्स देना। मुकेश अंबानी तो बोले 35% टैक्स देंगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। सो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या बोलता है? अगर आपकी इनकम बढ़ेगी देन टैक्स विल ऑल्सो इंक्रीज, तो टैक्स विल ऑल्सो इंक्रीज। सो ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने बताया टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोस्टली रेग्रेसिव इन नेचर। रेग्रेसिव का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक कार खरीदी, कार की कीमत कितनी थी? बोले 10 लाख रुपए। कितने की कार थी? बोले वो 10 लाख रुपए की। ये कार मैंने भी खरीदी और मुकेश अंबानी ने भी यही कार खरीदी। इस कार पे टोटल टैक्स कितना था? बोले 5 लाख की कार थी और 5 लाख रुपए इस पे क्या लग गया? टैक्स लग गया। ओके, अब मेरी इनकम का कितना % टैक्स में चला गया? बोले भाई मेरी तो 5 लाख इनकम ही नहीं थी मंथली। बोले मेरे को तो 5 लाख कमाने में 4 महीने लग गए, 5 महीने लग गए, तो मेरी तो इनकम का 5 महीने का पैसा चला गया। लेकिन अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी की इनकम का कितना % गया यहां पर? अगर मैं बिस्किट लेने गया तो बिस्किट पे मैं भी सेम टैक्स दूंगा और मुकेश अंबानी भी सेम टैक्स देंगे। तो ये क्या है? दिस इज रेग्रेसिव। इनकम के साथ टैक्स का रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। गरीब ज्यादा टैक्स देगा उसकी इनकम का % का, अमीर कम टैक्स देगा उसकी इनकम के % का। अगर मेरी इनकम का बात करें तो बोले मेरी इनकम का कितना % टैक्स लग गया? बोले 500%। और मुकेश अंबानी की इनकम का 5 लाख क्या होगा? उठ के मुंह में जीरा, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस 5 लाख के टैक्स से। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोस्टली रेग्रेसिव इन नेचर एंड डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो डायरेक्ट टैक्सेस को लगाना इज गुड फॉर द इकोनॉमी और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। सो मोस्टली डेवलप्ड कंट्री में प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी जॉन मेनार्ड कीनीस की क्या बोलती है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर भी होना चाहिए सो दैट गवर्नमेंट कैन इंपोज प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स टू काउंटर रिसेशन एंड इनकम इनइक्वालिटी। बोले गरीब लोगों पे आप कम टैक्स लगाओ, अमीर लोगों के पास इनकम के साथ क्या करो? ज्यादा टैक्स लगाओ। और वो अपन लोगों ने देख लिया कैसे वर्क करेगा। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है? 10। क्या बोल रहा है?
इन सिंपल कीनीशियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड यूजुअली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन। भाई कीनीशियन इकोनॉमी में क्या बोल रहा है कि डिमांड कैसे बढ़ती है, किसके साथ बढ़ती है। डिमांड कब बढ़ेगी, जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तब डिमांड बढ़ेगी। क्या नेशनल इनकम का मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी मतलब हर आदमी की इनकम बढ़ रही है धीरे धीरे, तो डिमांड बढ़ेगी क्या, हाँ यूजुअली तो बढ़ेगी, क्योंकि सिंपल ही बोल रहा है वो, ऐसा जरूरी नहीं है बढ़ेगी, पर बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, नए नए लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, और नए लोगों को रिक्रूट करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो यस, इन्वेस्टमेंट आएगा तो भी डिमांड बढ़ेगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट क्या करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन, ज्यादा पैसा क्यों खर्च करती है, सो दैट एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड, नई नई स्कीम चलाती है, लोगों को रोजगार दो, रोजगार दोगे तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो यस, तब भी डिमांड बढ़ सकती है। राइज इन पॉपुलेशन, क्या आबादी के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, अरे भूखे नंगों के देश है क्या पाकिस्तान, आबादी बढ़ती जा रही है, डिमांड घटती जा रही है, क्यों, है ही नहीं पैसा, और जो बचा कुचा पैसा है वो भी लोगों में बढ़ गया, तो डिमांड और कम होती जा रही है। सो दिस इज रॉन्ग। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। वेयर इज 1, 2, 3, इट इज गिवन इन आंसर ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब आप बोलोगे सर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, आपने क्या बोला, नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सिर्फ यही क्यों, क्योंकि ये भी क्लास 12 की एनसीईआरटी बोलती है। एग्रीगेट डिमांड को क्या बोलती है, सी, सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो CIG, इसी का मतलब क्या है, दिस इज द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं 90% ऑफ द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन क्लास 12 एनसीईआरटी, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखना आराम से चैनल पे डले हुए हैं, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, और जो वीडियोस नहीं है उसको आप आराम से ऐप के ऊपर एक्सेस कर लेना, अराउंड 15 to 16 आवर्स के, क्योंकि आपको पता होगा मैं कितना टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर करता हूँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट, टाइम पास नहीं करता हूँ, कोई शेरो शायरी नहीं गाता हूँ, है ना, कोई आपको मोटिवेट वगैरह नहीं करता हूँ, टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर करो, तो 1 घंटे में कितना सारा कंटेंट डिलीवर हो जाता है वो आपने इस लेक्चर के थ्रू देख लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन एन इकोनॉमी द टर्म फॉर एस्टेब्लिशमेंट हैविंग फॉर्मल एग्जिस्टेंस बट विथ क्लोज टू नो ऑपरेशन और एसेट इज कॉल्ड एज। भाई क्या बोल रहा है, देखना यहां पर ये वर्ड की बात करना चाह रहा है, BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। क्या बोला मैंने, वर्ड बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब इसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं, पर पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऐसी स्टैब्लिशमेंट जो है तो सही, ऐसी कंपनियां जो भारत में है तो सही, लेकिन वो कुछ ऑपरेट करती ही नहीं है, वो कुछ काम ही नहीं करती, तो बोले फिर वो है क्यों, उनका एग्जिस्टेंस क्यों, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट। तो यहां पर क्वेश्चन है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पे। देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम क्या ले लें अपन, कोई भी कंपनी ले लेते हैं, जैसे एक चाइनीज नाम की कंपनी है, चाइनीज देश नहीं, चाइनीज एक कंपनी है। अब ये चाइनीज कंपनी क्या है, बहुत फ्रॉडस्टर कंपनी है। ये क्या करती है, इसका बिजनेस कहाँ चलता है, इंडिया में। बोले इंडिया में क्या करती है, ये बहुत सारे मोबाइल फोन्स वगैरह सेल करती है। क्या करती है, मोबाइल फोन सेल करती है, और बहुत सारी इनकम कहाँ से जनरेट करती है, इंडिया से। तो इंडिया में मोबाइल फोन सेल करके क्या जनरेट करती है, इनकम जनरेट करती है। अब अगर ये इनकम जनरेट करेगी तो इसकी इनकम पे भारत सरकार क्या लगा देगी, टैक्स लगा देगी, है ना। लेकिन अब ये कंपनी क्या करेगी, अब इंडिया में इनकम टैक्स कितना है, बोले अगर इंडिया में इनकम करेगी या प्रॉफिट करेगी तो उस पे इनकम के टैक्स पे या इसके प्रॉफिट पे हम लोग कितना टैक्स लगाएंगे, तो भाई हमारे यहाँ तो टैक्स हाई है। बोले इनकम आप करोड़ों में करते हो तो बोले इनकम पे 40% टैक्स दे देना, प्रॉफिट पे आप 50% टैक्स दे देना। अब इस कंपनी की जितनी भी इनकम हुई उसका ये टैक्स में बहुत सारा पैसा चला जा रहा है, अराउंड 40 to 50% चला जा रहा है। तो अब एक रूल और होता है, चाइनीज कंपनी बोलेगी कि भाई हम भले इंडिया में, लेकिन हमारा हेड क्वार्टर कहाँ है। तो ये बोलेगी भाई हमारा हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये बोलेगा हमारा हेड क्वार्टर तो है नीदरलैंड में। कहाँ पर है हमारा हेड क्वार्टर, चाइना में भी नहीं है, कहाँ है, नीदरलैंड में। और नीदरलैंड क्या है, नीदरलैंड, मॉरिशियस, सिंगापुर, दीज आर टैक्स हेवन। ये क्या है, टैक्स हेवन कंट्रीज है। अब ये टैक्स हेवन का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स कितना रहता है, अराउंड 0 to 5% ओनली, है ना। तो ये क्या बोलेंगी, बोले भाई देखो अगर हमने आपको टैक्स दे दिया तो हमको हेडक्वार्टर वाले भी टैक्स मांगेंगे। हो सकता है इसका हेडक्वार्टर अगर इंग्लैंड में होता तो इंग्लैंड वाले भी इससे 40 to 50% मांगते हैं। लेकिन ये क्या बोलेगी, भाई टैक्स तो हम भरेंगे लेकिन जहां पर हमारा हेडक्वार्टर है वहां पे भरेंगे। और बोले हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है, नीदरलैंड में, तो ये वहां पे जाके टैक्स कितना भरेंगे, 0 to 5% ओनली, और भारत के 40-50% टैक्स स्ट्रक्चर से बच जाएंगे। ये क्या हुआ, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग। इन्होंने बेस को बदला अपने, भारत से कहां गए, नीदरलैंड, मॉरिशियस, सिंगापुर,
टैक्स 7 लाइक कंट्रीज में गए और प्रॉफिट को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, जिसके कारण इन्होंने टैक्स में बचत कर ली। बट दिस इज बैड फॉर इंडिया, क्योंकि साले बिजनेस कहां करते हैं ये भारत में, और टैक्स कहां भरते हैं, बोले मॉरिशियस, नीदरलैंड, सिंगापुर। तो G20 कंट्रीज ने, G20 दैट इज ग्रुप ऑफ 20, वसुदेव कुटुंबकम, भारत इज द प्रेसिडेंट ऑफ G20 दिस ईयर। तो ये चीज ध्यान रखना। तो G20 वालों ने डिसाइड किया कि भाई दिस BEPS हैज टू बी स्टॉप। बोले अब जो जहां बिजनेस कर रहा है उसको वहीं एक मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद उसको यहां देना है, नहीं देना है मत देना। समझ में आ रहा है आपको? अब देख लें क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी द टर्म फॉर एस्टेब्लिशमेंट हैविंग फॉर्मल एग्जिस्टेंस बट विद क्लोज टू नो ऑपरेशन और एसेट इज कॉल्ड। तो उस टाइप की कंपनीज को बोला जाता है घोस्ट कंपनी, या फिर शेल कंपनीज। जो ऐसे काम करती हैं उनको क्या बोलते हैं, शेल कंपनीज या फिर घोस्ट कंपनीज, जो अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करती हैं और एग्जिस्टेंस रखती हैं। अब अगर कोई भी बात करे वो चाइनीज कंपनी की, चाइनीज कंपनी मोबाइल तो भारत में बेचती है, लेकिन उसका ऑफिस उसने कहां खोल रखा है, नीदरलैंड्स में। सो नीदरलैंड में बस उसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन असल में कोई ऑपरेशन वगैरह कर रही है क्या? नीदरलैंड में तो सिर्फ नोट गिनने का काम कर रही है वो। क्यों? क्योंकि उसका वहां पर कुछ काम ही नहीं, क्योंकि इसका मेन बिजनेस तो कहां था, इंडिया में था। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं, घोस्ट कंपनी या फिर शेल कंपनीज। बेनामी प्रॉपर्टीज डिफरेंस, टैक्स 7 उससे रिलेटेड वर्ड था, मैंने बता दिया आपको। सिक इंडस्ट्री, दिस इज नॉट रिलेवेंट हियर इन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है ये, अब देखते हैं आप लोगों से बनता है कि नहीं। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ पर्सनालिटीज दे रखी है और उनके वर्क, मतलब उन्होंने कौन सी बुक्स वगैरह लिखी है, ये हमसे पूछा है। देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो ये बताते थे कि ब्रिटिश रूल कितना अत्याचारी है, कितना एट्रोसिटीज से भरा हुआ है। सो वो यही बताते थे दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी ऑफ इंडिया एंड ही सेड दैट अन ब्रिटिश रूल इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन इंडिया। बोले ब्रिटिश को अब जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दादा भाई नौरोजी ने यही बुक लिखी थी, आंसर इज यस। RC दत्ता, रोमेश चंद्र दत्त ने क्या लिखी थी, ही रोट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और RP दत्ता, और उन्होंने क्या लिखी थी, इंडिया टुडे। तो 2 और 3 मेरे रॉन्ग है, 1 इज द करेक्ट आंसर। सो विच ऑफ द अबव इज आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 1 इज करेक्टली मैच्ड, दैट इज A, 1 ओनली। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको आता है तो ठीक है, क्योंकि आजकल ये एलिमिनेशन वाला गेम भी एलिमिनेट कर दिया यूपीएससी ने। अब वो क्या देता है, वो पहले स्टेटमेंट देता ओनली 1 पेयर इज करेक्टली मैच्ड, है ना। फिर दूसरे में देता ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, और लास्ट में देता नन ऑफ द अबव पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो अब इसमें आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते थे, इसमें तो आपको क्या लगा, एक सही है, मतलब 1 तो होना ही चाहिए। सो आपने ये एलिमिनेट कर दिया, है ना। 1 था, आपको RC दत्ता का जैसे ही पता चला कि उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, मतलब 2 गलत है। 2 गलत करते से ही आप करेक्ट आंसर पे तब भी नहीं आ पा रहे, बट फिर भी एलिमिनेट कर पा रहे हो। लेकिन यहां पर एलिमिनेशन की प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। अब आप बोलोगे ये सब कहाँ से लेके आए हो, क्लास 11 की NCERT इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ पर इस टाइप के टॉपिक्स दिए हुए हैं। एकदम बेसिक बुक है, एक बार स्पीड से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। प्रीलिम्स के समय, इस समय मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि पूरी बुक को रीड करना, बट स्पीड से एटलीस्ट गो थ्रू तो आप कर ही सकते हो। बॉक्स वगैरह देख सकते हो, कोई गाइड वगैरह हो तो उसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर रहते, तो एक बार उसको रीड कर लेना, तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी किसने क्या लिखा है और उनकी क्या आइडियोलॉजी। क्योंकि पैराग्राफ में यूजुअली हम उस चीज़ को स्किप कर देते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आती है तो हमको याद रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 सेज M.N. रॉय फॉर्मुलेटेड गांधीयन प्लान इन 1944। भाई गांधीयन प्लान किसने बनाया था, द प्लान वॉज मेड बाय नारायण अग्रवाल। तो नारायण अग्रवाल ने कौन सा प्लान बनाया था, गांधीयन प्लान बनाया था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फिर M.N. रॉय ने कौन सा प्लान बनाया था, M.N. रॉय वॉज अ कम्युनिस्ट और अ सोशलिस्ट, उन्होंने बनाया था पीपल्स प्लान। तो ध्यान रखना, M.N. रॉय ने कौन सा प्लान बनाया था, पीपल्स प्लान। तो यहां पर दोनों को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, उन्होंने लोगों के लिए प्लान बनाया था। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है। थर्ड क्या बोल रहा था, सर्वोदय प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द फेमस सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण। यस, इन्होंने विनोबा भावे से भी इंस्पायर्ड हुआ कि क्या बनाया था, सर्वोदय प्लान बनाया था। तो स्टेटमेंट 3 मेरा क्या करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इनमें से क्या है, करेक्ट इज A, दैट इज 3 ओनली। ये भी अगेन मॉडर्न हिस्ट्री के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैंने 11th क्लास की NCERT में थी तो उसको इकोनॉमिक्स में ले लिए, बट आप ये सारे टॉपिक्स को आराम से मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कवर कर सकते हो। द पीपल्स प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड बाय M.N. रॉय। द प्लान वॉज बेस्ड इन मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। ध्यान रखना, मैंने लेनिनिज्म का भी मतलब बताता, एंड एडवोकेट द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग पीपल विद द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। इन यही थे जो सोशलिज्म के ऊपर फोकस कर रहे थे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो तीनों प्लान थे
नारायण अग्रवाल क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज पे फोकस करो, है ना, एग्रीकल्चर पे फोकस करो। सो कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करने की बात करते हैं नारायण अग्रवाल, क्योंकि उन्होंने कौन सा प्लान दिया था, गांधीयन प्लान। सो बोले गांधी आइडियोलॉजी पे चलते थे। एम एन रॉय सोशलिज्म की बात करते थे। सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण, ये भी सोशलिस्ट लीडर थे। और हम लोगों ने देख लिया कि जो सोशलिस्ट प्लान है, वेलफेयर वाले प्लान है, दे आर ऑल फेल्ड। बोले ये प्लान कभी भी वर्क नहीं करते, इससे कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता, कभी भी लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं होता और बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजी होती है। सो कैपिटलिज्म इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इट वाज प्रूव्ड बाय द टाइम एंड हिस्ट्री, है ना। लास्ट कम्युनिस्ट कंट्री या सोशलिस्ट कंट्री दैट वाज यूएसएसआर, वो भी कोलैप्स हो गई थी 1989 में। सोशलिज्म किसकी बात करता, वेलफेयर की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। लेकिन कितना वेलफेयर, आप लोगों को कोई भी चीज फ्री में देते हो, उसके लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं गवर्नमेंट को, उसका गला पकड़ लेते हैं कि और क्या दोगे। और ये आपने हमारे देश में भी देखा है कि कर्जा माफी, ये माफी वो माफी, कितना भी कर्जा माफ कर दो, लोग क्या करेंगे। कर्जा माफी का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, टैक्स वेवर, लोन वेवर। लोन वेवर का मतलब क्या है, आपने ऑनेस्ट टैक्स पेयर का पैसा जो उन लोगों को लोन के फॉर्म में बैंक से दिलाया था, उसको माफ कर दिया। तो फिर टैक्स वाला टैक्स क्यों भरेगा, क्योंकि जो उसने टैक्स भरा था बदले में गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना थी, गवर्नमेंट ने सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी, जिसके कारण उसको पुअर गवर्नेंस मिली। तो वो क्या सोचेगा, टैक्स इतना इतना भरता हूं और पूरा पैसा कहां जाता है, बोले लोन वेवर में जाता है। तो उसके कारण इकोनॉमी क्या बन जाती, तो हमने कल भी उस पर क्वेश्चन देखा था, इकोनॉमी बिकम्स फ्री राइडर। फ्री राइडर मतलब अब पीपल क्या करेंगे, आइदर दे इवेड द टैक्सेस, टैक्स की चोरी करेंगे, या फिर लॉ में लूप होल ढूंढ के टैक्स को क्या करना शुरू कर देंगे, टैक्स अवॉइडेंस शुरू कर देंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स कब आती हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके पहले दोस्तों फिर से बता देता हूं, अगर टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ना है, स्पीड से आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है विद 1 ईयर वैलिडिटी, सो हम लोग आप लोगों के लिए न्यू बैचेस लेके आए हैं रिगार्डिंग यूपीएससी एंड एमपीपीएससी, जिसकी फीस बहुत ही अफोर्डेबल होने वाली, दैट इज 4500 रुपीज ओनली। अगर आप लोगों को ये देखना है कि एमपीपीएससी के कोर्सेज कैसे होते हैं, तो वो भी आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हो। ऐप के अंदर एमपीपीएससी के भी फोल्डर बने हुए हैं, यूपीएससी के भी फोल्डर बने हुए हैं, जहां पर कंप्लीटली बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स के थ्रू टू द पॉइंट कंटेंट मैंने खुद ने डिलीवर करवाया, जिसकी वैलिडिटी होने वाली कंप्लीटली 1 ईयर। अब अगर बोलने वाली बात नहीं है, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बताना है कमेंट करके कि क्या वीडियो सीरीज में मजा आ रहा है कि नहीं, क्या कोई नेक्स्ट सीरीज लाने की जरूरत है। अभी पॉलिटी इकोनॉमिक्स की चल रही है, आप अगला सब्जेक्ट कौन सा चाहते हो वो भी अभी से बता दो, ताकि मैं उसकी स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करवा दूं और इस टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन लाऊं जिसके थ्रू आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, द मॉनिटरी बेस कंसिस्ट ऑफ। मॉनिटरी बेस मतलब ओवरऑल मनी सप्लाई कितना है, वो किससे बना हुआ है। जल्दी से देख लेते हैं, व्हाट इज दिस M0, M1, M2, M3, M4। मॉनिटरी बेस को बोला जाता है हाई पावर्ड मनी। मॉनिटरी बेस का मतलब क्या होता है, तो इट मींस टोटल करेंसी। टोटल करेंसी मतलब कितने नोट हैं मार्केट में, कितने कॉइन से सर्कुलेट हो रहा है, जो आप लोगों के मेरे अपनी जेब में है, तो जो हमारे पास है वो, प्लस वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, जो बैंकों की तिजोरी में रखे, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह की तिजोरी में रखे, वो भी इंक्लूड करो, प्लस गवर्नमेंट का और बैंकों का जो डिपॉजिट आरबीआई में रखा है उसको भी इंक्लूड करो। सो दैट इज हाई पावर्ड मनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटरी बेस। सो मॉनिटरी बेस का मतलब क्या, मॉनिटरी बेस कंसिस्ट ऑफ करेंसी विद पब्लिक, आप लोगों मेरे पास जो भी है नोट सिक्के जो भी हैं, प्लस वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को मैं क्या लिख देता हूं यहां पर, एसबीआई, प्लस डिपॉजिट ऑफ बैंक प्लस गवर्नमेंट विद द आरबीआई। सो बैंक प्लस गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट है किसके पास, आरबीआई, इन सबको जब मैं इंक्लूड कर देता हूं, सो आई विल कॉल इट द मॉनिटरी बेस या फिर हाई पावर्ड मनी, जिसको मैं एक और नाम से जानता हूं, दैट इज M0। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, आते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन विद पब्लिक। यस, करेंसी विद पब्लिक आइदर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, बिल्कुल बात सही है। वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, हाँ बैंकों की तिजोरी में जो उनके पास पैसा रखा है वो भी मॉनिटरी बेस में आता है। डिपॉजिट हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई, बिल्कुल ये पूरी डेफिनेशन ही दे दी इसने, ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। इजी था। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है, मनी सप्लाई। बोले मॉनिटरी बेस तो देख लिया, मॉनिटरी बेस समझ में आ गया, बोले तो क्या आरबीआई कौन कौन सी चीजों को यूज करता है, आरबीआई को पता करना है किसके पास कितना पैसा है, तो वो कैसे करेगा। सो आरबीआई यूजेस दीज एग्रीगेट M1, M2, M3 एंड M4। तो M1 का मतलब क्या होता है, देखना, M1 का मतलब होता है करेंसी विद पब्लिक, जनता के पास कितना पैसा, आपके मेरे पास कितना पैसा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। बोले आपके मेरे पास कितना पैसा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स विद कमर्शियल बैंक।
अब ये सारा समझाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा, इसके लिए आप बेसिक्स पे जाओ, अभी तो स्पीड से बताता हूं। अब M1 का मतलब समझ में आया, M1 इज वेरी लिक्विड। ये कैसा पैसा है, बोले काफी लिक्विड है, मतलब कभी भी जनता इसको यूज कर सकती है, बहुत तरल है। करेंसी विद पब्लिक मतलब जेब में ही कैश है, अब तो कभी भी खर्च कर देंगे। प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट मतलब एटीएम से गए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से कभी भी पैसा निकाल लिया, क्या बैंक को कोई लिख के देना है आपको, या एफडीआरडी में पैसा, आंसर इज नो। सो डिमांड डिपॉजिट है, कभी भी निकाल सकते हो, दिट मींस दिस मनी इज वेरी लिक्विड। फिर आता है M2। M2 इज लेस लिक्विड देन M1। क्यों? क्योंकि M2 में M1 तो है ही जो M1 में चीजें, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। अब आप बोलोगे सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस इज लेस लिक्विड, आंसर इज यस। क्योंकि अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट करते हो तो पोस्ट ऑफिस आपको एटीएम नहीं दे देता है ना, तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस के क्लर्क का मन होगा तो आपको पैसा दे देगा, नहीं तो बोलेगा परसों आना नरसों आना। तो ये क्या, दिस इज लेस लिक्विड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि M2 में बैंक भी आ गए प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस भी आ गई, लेकिन यहां पर याद रखना अभी यहां पर सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही आया, मतलब कहीं भी टाइम की बात है क्या, एफडीआरडी हुई है कि नहीं। सो M1 एंड M2 में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स की बात चल रही है। अब आता है M3। M3 में है M1। M3 में क्या इंक्लूडेड है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। तो देखना M3 और M1, जो M3 और M1 है यहां पर सिर्फ किसकी बात हो रही है, कमर्शियल बैंक। और M4 का मतलब क्या है कि उसमें M3 मतलब ये वाला पूरा लो, प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। टोटल डिपॉजिट्स मतलब टाइम डिपॉजिट को भी इंक्लूड कर लो। टाइम डिपॉजिट मतलब एफडीआरडी, बोले एफडी बनाइए 1 साल की, 1 साल के पहले पैसा निकालोगे क्या, नहीं निकालोगे, दैट इज टाइम डिपॉजिट। सो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है, M1। M1 से कम लिक्विड है M2, फिर M3, फिर M4। अब M1 और M2 को क्या बोला जाता है, सो M1 एंड M2 इज नैरो मनी। ये जो दोस्तों आपको 1 सेकंड की फ्लिकरिंग दिखती है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ माई कैमरा, क्योंकि उसमें टाइमर रहता है एग्जैक्ट 29 मिनट्स बाद वो क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है, जिसके कारण ये फ्लिकरिंग देखने के लिए मिलती है। तो मैंने आपको M1, M2, M3, M4 बताया। अब M1 और M2 को क्या बोला जाता है, तो एनसीईआरटी में उनके लिए वर्ड यूज है नैरो मनी या ट्रेडिशनल मनी। M3, M4 को क्या बोला जाता है, ब्रॉड मनी या मॉडर्न मनी। और M0 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी, दैट इज डिफरेंट। मनी मल्टीप्लायर का भी मैंने फॉर्मूला देखा। मनी मल्टीप्लायर मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आरबीआई ने 100 रुपए का नोट छापा, सो कितनी वैल्यू जनरेट करेगा, वो 100 रुपए का नोट बैंक ने मुझे दिया, मैंने उससे दूध वाले से दूध ले लिया, दूध वाले ने उसका जाके कुछ गेहूं आटा खरीद लिया, गेहूं आटे वाले ने उससे जूते चप्पल खरीद लिए। सो एक 100 रुपए का नोट कितने गुना पैसे को क्रिएट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मनी मल्टीप्लायर। उसका फॉर्मूला था 1/LRR, और LRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जितना LRR ज्यादा होगा उतना मनी मल्टीप्लायर कम होगा, ये आपको ध्यान रखना। अब अगर इसके भी बेसिक्स समझना है तो वापस बेसिक्स लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग, क्लास 12 एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहीं से सारे क्वेश्चन आज चल रहे हैं। द रूपी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेनली बिकॉज, बोले रूपी को आप क्यों एक्सेप्ट करते हो एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी पूछता व्हाट इज मनी, मनी इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वाई रूपी ओनली, क्योंकि देखना मनी 2 टाइप की होती है। मनी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं हम लीगल मनी, क्या बोलते हैं, लीगल मनी, या फिर फिएट मनी, लीगल मनी या फिएट मनी, बिकॉज इट हैज द बैकिंग ऑफ लॉ। बोले हम रूपी को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैकिंग है। पार्लियामेंट ने लॉ बना के आरबीआई को पावर दिया है कि दैट यस रूपी कैन बी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर आपके रूपी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो वो क्या है, दैट इज इलीगल। तो रूपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज रूपी हैज द बैकिंग ऑफ लॉ। और दूसरा मनी जो होता है उसको हम बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। क्या बोलते हैं, फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी का मतलब इलीगल नहीं होता है, इसका मतलब होता है इट डज नॉट हैव द बैकिंग ऑफ लॉ, इसके ऊपर लॉ की बैकिंग नहीं होती है। इसका कोई एग्जांपल है क्या, बोले हाँ, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, है ना, ये सब क्या है। बोले चेक अगर किसी को दिया और चेक क्लियर नहीं हो तो क्या आरबीआई पैसा दे देगा, नहीं देगा। बट ऑन दी अदर हैंड रूपी नोट्स प्लस करेंसी कॉइन्स, ये क्या है, बोले इट हैज द बैकिंग ऑफ लॉ। बोले नोट के ऊपर तो आरबीआई गवर्नर लिख के देता, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। मतलब अगर कोई ने आपका नोट नहीं लिया तो आरबीआई बदल के आपको दूसरा नोट दे देगा, पर नोट के बदले और कुछ नहीं देगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इनकन्वर्टेबल पेपर मनी चलता है। सो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी का मतलब क्या है कि नोट के बदले नोट ही मिलेगा। अगर आप 500 का नोट लेके गए हो तो बोलेगा चाहो तो 100 के 5 ले लो, है ना, 50 के 10 ले लो, लेकिन नोट के बदले नोट ही मिलेगा, गोल्ड या सिल्वर नहीं मिलेगा, बिकॉज वी हैव द सिस्टम ऑफ इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। अब रूपी को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज इट हैज द बैकिंग ऑफ लॉ। अच्छा देखना, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, इसके बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। अगर मान लो कोई सरकार ऐसी है जिस पे लोगों को भरोसा ही नहीं है कि कभी भी डूब जाएगी, नोट तो खूब इशू कर रही है, बोले इसकी नोट की वैल्यू नहीं है, सो वो वाली गवर्नमेंट क्या करती, नोट की जगह सिक्के चलाती है। बोले सोने के सिक्के चला रहे हैं हम,
क्योंकि अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो आप गोल्ड को बेच के उतना पैसा रिकवर कर लेना। लेकिन क्या हमारे 500 रुपये का नोट है, क्या आप उस नोट को जलाओगे या गलाओगे तो क्या 500 रुपये की वैल्यू निकल आएगी? कभी भी नहीं निकलेगी। शायद ये 500 रुपये का नोट कितने रुपए में छप जाता होगा? अराउंड 50 रुपये में ही छप जाता होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इस नोट की फेस वैल्यू है, मतलब जितने रुपये रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस वैल्यू इज फार ग्रेटर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब इसकी खुद की वैल्यू क्या है? अगर मान लो आपने नोट को जला दिया, गला दिया, तो हाउ मच यू विल रिकवर? 0। तो इंट्रिंसिक वैल्यू काफी कम है उसकी फेस वैल्यू से। 2000 का नोट बोले 2000 रुपए को रिप्रेजेंट करता था, इंट्रिंसिक वैल्यू बोले बनाने में कितना खर्चा आया था? 20 रुपए 30 रुपए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को। रुपीज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज mainly because rupee has an intrinsic value. No, it does not have intrinsic value. Even coins do not have intrinsic value. पहले कॉइन छपता था 1 रुपए का, उसमें इतना मेटल डाल देते थे। कॉइन को कौन छापता है? बोले प्रिंट तो कौन करता? आरबीआई, बट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए किसी भी कॉइन के ऊपर आरबीआई का गवर्नर साइन नहीं करता, और 1 रुपए के नोट के ऊपर भी आरबीआई का गवर्नर साइन नहीं करता। बोले पहले जो 1947 में 1 रुपए का कॉइन था, उसमें इतना मेटल था कि अगर आप उसको मेल्ट करोगे तो आप 1 रुपए इजीली रिकवर कर लोगे। लेकिन महंगाई बढ़ी, 1947 का 1 रुपए का कॉइन का वेट बहुत ज़्यादा था। हो सकता वो कॉइन आज कितने रुपए में बिक जाए? आज 50 रुपए में बिक जाए, क्योंकि उसमें इतना मेटल है। ये प्रॉब्लम समझ में आई। सो इवन कॉइन्स की भी इंट्रिंसिक वैल्यू को अब क्या करते गए? हल्का। सिक्के को इतना हल्का बना दिया कि 5 रुपए के सिक्के को गलाया तो शायद 54-58 का ही मेटल निकलेगा। सो रूपी हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि इसके पीछे लॉ की बैकिंग है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट कैन सप्लाई अनलिमिटेड मनी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ रूपी। कोई चीज़ अनलिमिटेड सप्लाई कर दोगे तब तो हम उसको और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वाटर इज ऑल्सो अनलिमिटेड इन सप्लाई, तो क्या हम उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं? क्या नहीं। कोई भी चीज अनलिमिटेड सप्लाई है इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज द बैकिंग ऑफ लॉ, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो आंसर हो जाएगा डी। चलिए यहां पर मैंने दिया भी हुआ लीगल डेफिनेशन, लीगल टेंडर या फिएट मनी, नॉन लीगल टेंडर या फिड्यूशियरी मनी। इनको एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, आप मना कर सकते हो। यू कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। फिड्यूशियरी मनी को आप मना कर सकते हो। कोई चेक से पेमेंट कर रहा हो, आप बोलो भाई भरोसा नहीं है, नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको कॉइन्स और करेंसी नोट से पेमेंट कर रहा है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट। उसमें भी 2 होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड मतलब फॉर एग्जांपल करेंसी नोट्स, करोड़ों रुपए का पेमेंट आप नोट के थ्रू कर सकते हो। लेकिन सिक्के, कार लेने का 10 लाख की, तो क्या सिक्कों में पेमेंट करोगे? तो लिमिटेड लीगल टेंडर में कौन आते हैं? कॉइन्स। बोले कॉइन्स को लेने से आप मना नहीं कर सकते हो, लेकिन कितने रुपए तक? अप टू ₹1000। सिर्फ 1000 रुपए तक आप कॉइन्स को लेने से मना नहीं कर सकते। उसके बाद आप बोल दोगे कि मेरे पास छुट्टा गिनने का टाइम नहीं है, नोट लेके आओ। तो लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है? इन एन इकोनॉमी विद एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व। किसकी बात कर रहा है? इन्वर्टेड यील्ड कर्व की बात कर रहा है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि बॉन्ड यील्ड क्या होती है और इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या होता है, राइट? तो फटाफट देखते हैं दैट व्हाट इज दिस बॉन्ड यील्ड। फॉर एग्जांपल, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड और इक्विटी में डिफरेंस होता है। बॉन्ड मतलब आपने किसी कंपनी को पैसा उधारी में दिया है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एक कंपनी का बॉन्ड खरीदा। किसका खरीदा? रिलायंस का खरीदा। आपके बॉन्ड की कीमत कितनी है? आपने क्या परचेस करना पड़ेगा? बॉन्ड परचेस किया आपने। कितने रुपए का परचेस किया? बोले 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपए का आपने बॉन्ड परचेस किया। अब अगर आप बॉन्ड परचेस कर रहे हो, इट मीन्स यू आर गिविंग मनी टू द रिलायंस, तो बदले में रिलायंस आपको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो वो इस बॉन्ड के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट देगा उसी को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट बॉन्ड यील्ड। उसी को हम क्या बोलेंगे? यील्ड। तो बॉन्ड की यील्ड। अब बोले रिलायंस को आपने 1 लाख रुपए दिया, रिलायंस ने बोला यील्ड इज 5%। कितने परसेंट देगा वो आपको 1 साल बाद? 5%। मतलब 1 साल बाद आपको 1,05,000 रुपए मिल जाएंगे। बोल सकता हूं मैं? बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हो, बीच में आपका मन बदल गया। बीच में आपका मन बदल गया, बोले यार मुझे तो अर्जेंट पैसे की जरूरत है, बट यू हैव दैट बॉन्ड। लेकिन रिलायंस आपको अभी पैसा नहीं देगा, वो तो मैच्योरिटी पे ही पैसा देगा। सो अब यू हैव द ऑप्शन टू सेल दिस बॉन्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। अब आप मेरे पास आए कि भाई मुझे अर्जेंट जरूरत है, पुलकित सर पैसा दे दो। मैंने बोला ठीक है भाई 1 लाख का बॉन्ड है, आपने उसको 2 महीने तो रख लिया, अभी भी 10 महीने बचे हैं, लेकिन मैं इस बॉन्ड को सिर्फ कितने में खरीदूंगा? तो मैंने बोला मैं इसको खरीदूंगा 90,000 रुपीज में, है ना। मैंने इसको आपसे डिस्काउंटेड रेट पे खरीद लिया, लेकिन मेरे को तो 1 साल बाद रिलायंस कितने देगा? तो 1,05,000 रुपए ही देगा। तो अब देखा जाए तो इसको कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा था? ओनली 5%। लेकिन मुझे 90,000 पे 1,05,000 मिल रहे, मतलब मेरा यील्ड कितनी हो गई? अराउंड 17 to 18% हो गई। कैलकुलेट कर लेना। सो देखा जाए कि जब जब बॉन्ड का प्राइस, क्या बोल रहा हूं मैं, जब जब बॉन्ड का प्राइस गिरता है तो उसकी यील्ड क्या हो जाती है?
बढ़ जाती है। सो बॉन्ड यील्ड का डिफरेंस समझ में आया। सो बॉन्ड प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड यील्ड का, है ना। अब इसमें भी सेंट्रल बैंक इंटरफेयर कर सकती है, इस पूरे गेम को चेंज कर सकती है, अगेन वो आप बेसिक्स में देख लेना। अब समझने वाली बात यह है, यहां पर क्वेश्चन बात कर रहा है इन्वर्टेड यील्ड की। किसकी बात कर रहा है? इन्वर्टेड यील्ड। अब इन्वर्टेड यील्ड और क्या होता है वो भी देखना कि यूजुअली आपने देखा होगा यील्ड इज लाइक, या बॉन्ड यील्ड इज लाइक द इंटरेस्ट दैट यू अर्न। सो बॉन्ड की यील्ड कहां पर हाई होगी आप मुझे बताना। दो यील्ड है, एक है शॉर्ट टर्म बॉन्ड। शॉर्ट टर्म मतलब आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दिया है रिलायंस कंपनी को, फॉर एग्जांपल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। सम बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म बॉन्ड, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया है, लॉन्ग टर्म बोले तो 10 सालों के लिए पैसा दिया है। सो यील्ड कहाँ ज्यादा होगी, कहाँ आपको रिलायंस ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करेगा? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ आपको बोलेगा भाई मैं आपको कितना दूंगा, अराउंड 10% इंटरेस्ट दूंगा। यहाँ कितना दूंगा, बोले 5%, क्योंकि आप मुझे कम समय के लिए पैसा दे रहे हो, यहाँ पर मुझे लंबे समय के लिए पैसा दे रहे हो। तो दिस इज नॉर्मल। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट कम हो और शॉर्ट टर्म में ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 15% मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म में कितना मिल रहा है, बोले 8% मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? दिस इज इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड। तो ये क्या हो गया? बॉन्ड यील्ड कैसी हो गई है? इन्वर्टेड हो गई है। तो आप बोलोगे इससे खतरा क्या है? तो देखो शॉर्ट टर्म वालों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, सो अब पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मिलेगा, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट होगा, अब किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, सट्टेबाजी के लिए यूज होगा। तो दिस इज इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड। तो जब भी माना जाता है कि इस टाइप की बॉन्ड यील्ड कहां होती है, बोले यूएसए में होती है। तो जब भी ऐसा होता है, जब बॉन्ड यील्ड इनवर्स हो जाती है, तो बोलते हैं द कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड द डिप्रेशन। बोले अब क्या आने वाला है, बोले डिप्रेशन आने वाला है, तो तैयार हो जाओ डिप्रेशन के लिए। तो यूएसए में इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड आ चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इसमें सेंट्रल बैंक कैसे इंटरफेयर करेगा वो आपको बेसिक वीडियोस वगैरह में देखना पड़ेगा। इन एन इकोनॉमी विद एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व इट इज मोर प्रॉफिटेबल टू लेंड मनी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन देन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। बिल्कुल सही, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सही है। स्टेटमेंट 2, गवर्नमेंट बॉन्ड विल ऑलवेज यील्ड अ हायर रिटर्न देन अ कॉर्पोरेट बॉन्ड। भाई देखना, बॉन्ड पे कौन इंटरेस्ट देता है? जिसको आप पैसा देते हो। अब जो जितना रिस्की बॉन्ड उतना ज्यादा रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होते हैं? 2-3 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं अपने HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक। इस टाइप के बैंक भी आपका म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन ये रिटर्न कम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका पैसा कहाँ लगाते हैं? सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न कैसा मिलेगा? लो रिटर्न मिलेगा। कुछ होते हैं जो बोलते हैं भाई हम आपको 15-20% रिटर्न दिलवाएंगे, तो बोले ये क्या करते हैं? मीडियम रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पैसे से मीडियम रिस्क लेते हैं तो थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा देते हैं। कुछ एकदम जंक कंपनीज होती हैं, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी होते हैं, बोले हम आपको साल भर में 70%, 80% रिटर्न देंगे। बिल्कुल क्या हथेली में चांद दिखा देते हैं, लोग भी इनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि ये कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? जंक कंपनीज में। अब जंक कंपनीज ऐसी हैं, चली तो चली, नहीं तो डूब गई। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी रिस्की। तो जितना सेफ इन्वेस्टमेंट उतना कम रिटर्न, जितना रिस्की इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिटर्न। इसलिए यूएस की ट्रेजरी में अगर आप यूएस की सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखाओगे तो अराउंड 1%, 1.5% इंटरेस्ट देती। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी सेफ। भारत में रखाओगे गवर्नमेंट के पास 6, 7, 8% तक मिलेगा, थोड़ा सा रिस्की है। विजय माल्या की किंगफिशर पे लगाओगे, बोलेगा 25% दूंगा, लेकिन पूरे चांस है कि कभी पैसा ही वापस ना आए, है ना। और कोई जंग कंपनी है ऐसी, यस बैंक, राणा कपूर जैसी, ICICI में जैसे चंदा कोचर थी, इनके पास पैसा दिया तो हो सकता है वो पूरा ही खा जाए। तो क्या गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड विल ऑलवेज यील्ड अ हायर रिटर्न? नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड यूजुअली यील्ड लोअर रिटर्न, क्योंकि वो सेफर इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए, दैट इज 1 ओनली। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान रखना। बॉन्ड यील्ड क्या होती है? बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर मैंने आंसर क्या किया है? आंसर तो इसका डी आना चाहिए। इट इज मोर प्रॉफिटेबल टू लैंड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन देन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन इन्वर्टेड यील्ड कर्व। बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर आंसर तो आएगा ए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें इन्होंने गलत दे दिया, यहां पर डी नहीं आएगा, यहां पर आंसर क्या आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है? व्हेन एन इकोनॉमी अंडरगोज लिक्विडिटी ट्रैप, एनी अटेम्प्ट बाय पॉलिसी मेकर टू गेट इंडिविजुअल टू होल्ड नॉन लिक्विड एसेट इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई वोंट वर्क। दिस इज बिकॉज कि जब इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में जाती है तो लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते ही नहीं है, जिसके कारण रेसेशन आ जाता है। अब ये लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? जब पैसे की कमी हो जाती है मार्केट में, तो जब मनी सप्लाई की कमी हो जाती है, जब मनी सप्लाई कम हो जाता है,
तो लोग क्या करेंगे, अब डिमांड भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और डिमांड कम हुई तो आपको पता अब क्या क्या होगा, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ये आप समझते हो। हाँ, अब लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं ऐसी सिचुएशन को, क्योंकि भाई मार्केट में तो पैसा है लेकिन लोग पैसे से डिमांड कर ही नहीं रहे, अपने घर में ही रखे हैं, सेविंग करके बैठे हुए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, या सेंट्रल बैंक ऐसी सिचुएशन से लड़ क्यों नहीं पाती है। देखना, इस टाइप की प्रॉब्लम भारत में नहीं आती है। इस टाइप की ये जो लिक्विडिटी ट्रैप की ये बात कर रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम कहाँ आती है, लिक्विडिटी ट्रैप की प्रॉब्लम आती है यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज में। कहाँ आती है, डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। ऐसा क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, यूरोप, जापान, ऐसे कंट्रीज में ये प्रॉब्लम आती है। क्यों, क्योंकि देखना, अगर मनी डिमांड कम है, डिमांड कम क्यों है, क्योंकि बोले मार्केट में मनी सप्लाई की कमी है। मनी सप्लाई बढ़ा दो तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन विदेशों में वहां पर इंटरेस्ट रेट क्या है, बोले ऑलरेडी नियर 0% है। जापान में बोले क्या है, बोले वहां तो नेगेटिव इंटरेस्ट चलता है, बोले वहां तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। तो आप बैंकों, तो बोले ऑलरेडी अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक उल्टा आपसे पैसा लेगा, तो लोगों ने बैंक में तो वैसे ही पैसा जमा नहीं कर रखा है, लोन उनको चाहिए नहीं है, तो फिर अब आप इस सिचुएशन से लड़ोगे कैसे। अगर लोन ही नहीं लेंगे तो डिमांड कैसे बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लिक्विडिटी ट्रैप। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए वैसे यूएस ने इस प्रॉब्लम से डील कैसे किया था, थ्रू क्वांटिटेटिव ईजी। वहां की ट्रेजरी ने क्या किया था, बड़े बड़े बॉन्ड छापे थे बिलियंस ऑफ डॉलर के, उसको मार्केट में उतारा था। तो क्वांटिटेटिव ईजी आपके लिए एक नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव ईजी ये क्या है, आप अगेन इसको कहाँ करोगे, कमेंट में इसका आंसर करोगे, व्हाट इज दिस क्वांटिटेटिव ईजी। एक और होमवर्क है आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्लेस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये सिचुएशन में कोई भी आपका मेथड जो है काम नहीं करती। क्यों, इंटरेस्ट रेट डू नॉट फॉल बिलो अ सर्टेन लिमिट, बिकॉज यस इंटरेस्ट रेट आर ऑलरेडी जीरो और नेगेटिव। अब इससे कम क्या करोगे इंटरेस्ट रेट, लोगों वैसे ही पैसा नहीं रख रहे बैंक में, आप जीरो इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, तो उससे और कम तो आप करोगे तो कोई फर्क होगा नहीं। बात बिल्कुल सही है। एनी इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज हेल्ड एज ए स्पेक्युलेटिव बैलेंस, बात बिल्कुल सही है। इवन इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, अगर गवर्नमेंट भी मनी सप्लाई को बढ़ाएगी तब भी लोग पैसा खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि अभी तो क्या इंटरेस्ट रेट कम है, पैसा हम क्यों लें हाथ में, क्योंकि हम अगर कहीं भी डालेंगे तो उस पर रिटर्न नहीं मिलेगा। सो वो क्या करेंगे, सट्टेबाजी में उसको लगा देंगे, लेकिन खर्चा नहीं करेंगे, उससे कोई कमोडिटी नहीं खरीदेंगे, उल्टा उसको शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, सो आंसर इज सी। यहां पर काफी कंसेप्ट समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिजर्व मनी के ऊपर क्वेश्चन। रिजर्व मनी बोले, अभी देखा हमने रिजर्व मनी का एक और नाम है, दैट इज मॉनिटरी बेस। इसको एक और नाम से क्या जानते हैं, मॉनिटरी बेस, या फिर इसको बोलते हैं और हाई पावर्ड मनी। एक और नाम इसका क्या है, हाई पावर्ड मनी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो बोल दो M0। M0 के बारे में बात कर रहा है। और M0 मैंने अभी बताया था, व्हाट इज दिस M0। सो M0 मेजर करेंसी विद पब्लिक, जनता के पास कितना पैसा है, प्लस वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक की तिजोरी में कितना पैसा है, प्लस कमर्शियल बैंक प्लस गवर्नमेंट के कितना पैसा कहाँ जमा है, आरबीआई के पास जमा है। सो दिस इज द M0। M0 बोले तो रिजर्व मनी या फिर मॉनिटरी बेस और हाई पावर्ड मनी, उसी के बारे में क्वेश्चन है और हम इसको ऑलरेडी डील कर चुके हैं। देख लेते हैं। इट फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ लिक्विड मनी इन द इकोनॉमी। यस, इसको देखते हुए ही सेंट्रल बैंक सारे डिसीजन लेती है कि कितना मनी और प्रिंट करना है या कितने मनी को सक करना है। तो बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इंक्लूड्स करेंसी विद पब्लिक। हाँ, इट इंक्लूड्स करेंसी विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स मतलब कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट का आरबीआई के पास डिपॉजिट, प्लस कैश रिजर्व ऑफ बैंक हेल्ड विद देमसेल्फ मींस वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक एंड कैश रिजर्व ऑफ बैंक हेल्ड विद आरबीआई। बिल्कुल बात सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो मेरा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। इस क्वेश्चन के पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका था, तो इजी क्वेश्चन है। रिजर्व मनी बोले तो M0 या जिसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, या फिर मॉनिटरी बेस बोलते हैं जिसको रिजर्व मनी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। स्टेरिलाइजेशन ऑफ फॉरेन इनफ्लो बाय आरबीआई इज डन विद अ व्यू टू कंट्रोल। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी करेंसी आई या करेंसी गई। बोले कौन सी करेंसी आई या कौन सी करेंसी गई, बोले फॉरेन करेंसी आती भी है और जाती भी है। अगर फॉरेन करेंसी भारत में आएगी मतलब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा। अगर फॉरेन करेंसी आएगी तो लोग क्या डिमांड करेंगे, रूपी की डिमांड करेंगे। अगर रूपी की डिमांड करेंगे
तो रुपये की डिमांड बढ़ रही है, अगर रुपये की डिमांड बढ़ जाएगी तो रुपये क्या हो जाएगा, एप्रिशिएट हो जाएगा, बोल देंगे, क्योंकि रुपये की डिमांड बढ़ रही है तो अब रुपये मजबूत हो जाएगा डॉलर के मुकाबले। लेकिन अगर रुपये एप्रिशिएट हो गया तो अब हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, आप बोलोगे भाई एक्सपोर्ट्स कम क्यों हो गए, क्योंकि देखना पहले एक डॉलर में कितने रुपए आते थे, 100 रुपए, और 1 रुपए का एक कॉफी पाउच था, तो एक विदेशी हमारे यहाँ से $1 में 100 कॉफी के पाउच लेके चला जाता था। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 रुपए का एक पाउच तो $1 में 100 पाउच ले जाता था। अब रुपए हो गया एप्रिशिएट, तो बोले अब $1 में सिर्फ कितने रुपए आ रहे हैं, अब सिर्फ 80 रुपए आ रहे हैं, क्योंकि रुपए मजबूत हो गया है, तो जिसके कारण अब वो कितने कॉफी के पाउच ले जा पाएगा, सिर्फ 80। तो अब उसको क्या लग रहा है कि यार एक्सपोर्ट तो बहुत महंगे हो गए, सो वो भारत की जगह किसी और देश से लेगा, क्योंकि अब वो $1 में 100 नहीं अब 80 ले जा पा रहा है। सो यहाँ पर एक्सपोर्ट मेरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस केस में ऐसी सिचुएशनों से डील करने के लिए आरबीआई एक मेथड यूज करता है जिसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो हो, इसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई करता है स्टेरिलाइजेशन, मतलब वो भी गेम करता है ताकि मनी सप्लाई को बैलेंस किया जाए और रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट को क्या किया जाए, मेंटेन किया जा सके। सो स्टेरिलाइजेशन ऑफ फॉरेन इनफ्लो बाय आरबीआई इज डन विद अ व्यू टू कंट्रोल मनी सप्लाई। बिल्कुल बात सही है कि फॉरेन इनफ्लो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ना। इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अब देखना स्टेरिलाइजेशन इसलिए करते हैं क्या कि फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टमेंट को आरबीआई कंट्रोल करे। अरे ये आरबीआई का काम नहीं है यार, ये तो सेबी वगैरह देखेंगे। आरबीआई इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, कोई वो ट्रेड वगैरह व्यापार करने नहीं बैठा, वो तो मनी सप्लाई कंट्रोल करता। तो दिस इज रॉन्ग। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, अगेन M0 के ऊपर है, जिसको बोलते हैं मॉनिटरी बेस या फिर हाई पावर्ड मनी या M0। तो मॉनिटरी बेस मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अब बार बार लिखूंगा नहीं। डिपॉजिट हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद आरबीआई, हाँ ये तो मानते हैं हम लोग, प्लस बैंकों का डिपॉजिट आरबीआई, उसको भी देखा था। सम ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये क्या बात कर रहा है भाई। हमने M0 में सिर्फ किसका नाम सुना, कमर्शियल बैंक का सुना, गवर्नमेंट का सुना, पब्लिक का सुना। अब ये कहां से पैदा होगा नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सम ऑफ टोटल ऑफ द कैपिटल ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई। क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कैपिटल को आरबीआई मैनेज करता है, क्या रिलायंस के कैपिटल को आरबीआई मैनेज करेगा, इतना फोकट है क्या आरबीआई। सो दिस इज रॉन्ग। नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, यस करेंसी विद पब्लिक को हम मॉनिटरी बेस में मेजर करते हैं। सो मेरा आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, और 1 and 3 ओनली कहां दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाता है डी। इजी क्वेश्चन था, काफी क्वेश्चन करे, M0, M1, M2, M3, M4 को भी आप लोग देख लेना। फ्रेंड्स अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, अगर आप लोग यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ओनली 4500 रुपीज, तो आप परसिवरेंस आईएएस की ऐप डाउनलोड करो और वहां पर जाके कोर्स को सब्सक्राइब करो, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद 1 ईयर वैलिडिटी, जिसमें आपके सिलेबस को कंप्लीटली कराया जाएगा विद टारगेटेड टाइम ड्यूरेशन। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और लाइक करना है। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो, और जो मैंने होमवर्क किया है कोशिश करो उसको एक बार कमेंट में मेंशन करके मुझे बताओ, और वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, नए सब्जेक्ट कौन से पढ़ना चाहते हो उसको भी मेंशन करो। थैंक यू।